बच्चों, आज हम लोग उत्तरवर्ती मुगल का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में पोस्ट मुगल के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए, यह दौर शुरू कब होता है? 3 मार्च 1707 से। क्लियर? और ये कहाँ तक जाएगा? आप कहोगे कि सर 1 नवंबर 1858 तक, क्योंकि इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होगा और ब्रिटिश संसद का शासन भारत पर शुरू होगा। तो 3 मार्च 1707 को है क्या? आप कह देंगे कि सर बादशाह औरंगजेब की डेथ है, की मृत्यु कहाँ हो रही है? आप बताओगे कि सर ये अहमदनगर में हो रही है। और बादशाह की इच्छा क्या है? उनकी वसीयत में लिखा क्या गया है? उनकी वसीयत में एक बात लिखी गई है कि मेरे मरने के बाद मुझे औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में सूफी जैनुल उद्दीन के मकबरे के प्रांगण में दफन कर दिया जाए। तो ऐसा ही किया गया था। तो जब औरंगजेब मर गए तो अपने पीछे वो किसे छोड़ गए? तो आप कहेंगे कि सर अपने 3 बेटों को छोड़ गए। वैसे तो उनका एक बेटा अकबर था, और लेकिन अकबर 1704 में ईरान में मर गया था, और वो एक भगोड़ा था, फ्यूगेट प्रिंस था, वो भगोड़ा राजकुमार था। आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो आप याद रखिएगा कि ये 3 बेटे हैं उनके मरने के बाद। सबसे बड़े बेटे हैं मुअज्जम, दूसरे नंबर के बेटे हैं आजम, और तीसरे नंबर के बेटे हैं कामबख्श। क्लियर? तो ये जो मुअज्जम है, ये उत्तर पश्चिम में जमरूद में है। पिता की मौत के समय ये उत्तर पश्चिम में या अफगानिस्तान के जमरूद में है। और ये जो आजम है, ये मालवा जा रहे हैं, रास्ते में है। और कामबख्श जो बीजापुर के सूबेदार थे, या गवर्नर भी कह सकते हैं आप, सूबेदार थे, और परिंदा में ये मराठों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मुअज्जम की दूरी बहुत है और कामबख्श की परिस्थितियां विपरीत हैं। देख रहे हैं आप, युद्धरत हैं, ये परिंदा में मराठों से युद्धरत हैं। और ऐसी स्थिति में जो आजम है, यही पहुंचते हैं कहाँ? पिता के जनाजे पर 5 मार्च 1707 को ये कहाँ पहुंच रहे हैं? अहमदनगर में पहुंच रहे हैं। शाम को ये पहुंच रहे हैं, और फिर ये पिता का जनाजा उठाते हैं और ले जाकर के इन्हें 6 मार्च 1707 को ये जैनुलुद्दीन की मज़ार के बगल में, जो कि खुलदाबाद
में है वहाँ ये दफन कर देते हैं। ठीक है। पिता औरंगजेब की जो वसीयत है, वह वसीयत औरंगजेब के नौकर हमीउद्दीन ने तीनों बेटों को के लिए भेंट कर दिया, मतलब भेज दिया है, जिसमें पिता ने कहा था कि तुम तीनों भाई आपस में साम्राज्य को डिवाइड कर लेना इक्वली, और फिर शासन करना, संघर्ष मत करना। क्लियर है? लेकिन बच्चों ऐसा कुछ होता नहीं है। सत्ता का सुख पिता की इच्छाओं और उनकी वसीयत को भुला देती है, और अंतोगत्वा आजम ने बहुत जल्दी 16 मार्च को ही, 10 दिन बाद आप देख रहे हैं दफन हो रहे हैं 6 मार्च को, 16 मार्च 1707 को अहमदनगर में ईद उल जुहा का दिन है, अजहा का ये त्यौहार है, और या जुहा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बकरीद जिसे कहते हैं आप। और इसी दिन उन्होंने अपने को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया है, और एक टाइटल भी धारण कर लिया है, उपाधि धारण कर लिया है। क्या? अबुल फैज की यह टाइटल धारण कर लिया है। तो इस भाई ने तो अपने को बादशाह घोषित कर दिया है, और माता पिता मतलब कि मज़ार पर चादर चढ़ाता है, और फिर आगरा के लिए चल देता है। मतलब इनकी जो माँ है वो राबिया है, राबिया उद्दुर्रानी। ठीक है। इनके जो मकबरे का निर्माण है उसे आजम ने ही कराया था, और राबिया उद्दौरानी का जो मकबरा है इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। दक्षिण का ताजमहल अगर किसी के मकबरे को कहा जाता है तो राबिया उद्दुर्रानी के मकबरे को कहा जाता है। और इस मकबरे को हिबल ने, इतिहासकार हिबल ने कहा है कि एक पुत्र ने अपनी माँ को खिराज दिया है। क्या दिया है? खिराज दिया है। क्लियर? तो अब अपने माता पिता की मकबरी पर जियारत करने के बाद, या आप कह सकते हैं अपनी आस्था या श्रद्धा व्यक्त करने के बाद, वो कहाँ आ जा रहे हैं? आगरा के लिए चल देते हैं। ठीक है। आपने ये सारी की सारी चीज़ें जब कर लिया तो अब आपको हम बता दें कि इधर भी आप आ जाइए। ये जो सबसे बड़े बेटे हैं मुअज्जम, ये पीछे कैसे रह सकते थे? है ना भाई, बीच वाले ने कर दिया तो हम भी तो करेंगे। तो मुअज्जम ने किया क्या? ये जमरूद से लाहौर आए थे, और लाहौर में एक स्थान है और उसका नाम है पुल ए शाह। और इसी पुल ए शाह पर उन्होंने क्या कर दिया? तो आप कह देंगे कि सर, उन्होंने अपने को बहादुर शाह के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह, देखिए ये बहादुर शाह है,
या अबुल फैज के नाम से घोषित करते हैं। ठीक है, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से अपने को बादशाह घोषित कर देते हैं। ठीक है, फिर ये लाहौर से कहाँ आएंगे? लाहौर से दिल्ली आएंगे। दिल्ली में या औलिया या निजामुद्दीन औलिया, आप पूरा लिख लीजिएगा, हमने यहाँ शॉर्ट में कर दिया है औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया की मज़ार पर जाते हैं, वहाँ पर ज़ियारत करते हैं। ठीक है, और फिर ज़ियारत करने के बाद वो किधर को जाएंगे? तो आप कहेंगे सर यह दहरियार बाग आएंगे। दहरियार बाग, या आप कह सकते हो कि आगरा आ गए। ठीक है ना बच्चों, ये आगरा आ गए। और आगरा में ही आकर के इन्होंने जो राजकोष था, इस राजकोष पर अधिकार कर लिया, या आप कह सकते हैं कि राजकोष को इन्होंने लूट लिया। ठीक है, क्लियर? अब ये बातें आपके सामने हो गई। तो आपके मन में एक बात आ रहा होगा, यहाँ आपके मन में एक बात चल रही होगी कि अब क्या होगा? तो आप कहेंगे मुअज्जम और आजम के बीच एक युद्ध चलेगा। ठीक है, और वह युद्ध होगा जजायु का युद्ध। लेकिन बच्चों, हम लोग जजायु का युद्ध को डायरेक्ट न पढ़ें, थोड़ा बीच में एक पड़ाव आएगा। देखिए, मुअज्जम ने तो राजकोष को लूट लिया, सारी गेम अपने पक्ष में कर चुका है, पैसा इनके पास है, मुअज्जम के पास है। अब जरा आप देखिए, पैसा तो इन्होंने ले लिया। क्लियर? जब इन्होंने पैसा इनके पास आ गया तो शक्ति तो बट नेचुरली है कि इनके पास आ जाएगी। लेकिन बहादुर शाह युद्ध टालना चाहते हैं। बहादुर शाह देखिए, एक नक्शबंदी जो सिलसिला है, क्लियर, इसी के शिक्षक हैं कौन? तो आप कहेंगे जैनुअल। ठीक है, क्लियर? इसी को आप जुबैर भी कह सकते हैं, जुबैर भी कह सकते हैं। कंपटीशन में जब भी पूछा गया है वो इसी टर्म को पूछा गया है, जुबैर को। ठीक है, तो बहादुर शाह एक पत्र लिख रहे हैं। यह पत्र किसके नाम है? यह पत्र आजम के नाम है। और यह पत्र लेकर के कौन जा रहा है आजम के पास? जुबैर जा रहे हैं। इसको हटा ही देते हैं। जुबैर इस पत्र को लेकर के कहाँ आ रहे हैं? आजम के पास आ रहे हैं। इस पत्र में इन्होंने कुछ भावनात्मक अपील किया है, और उस अपील में इन्होंने लिखा है कि भाई, हम नहीं चाहते कि हमारी और तुम्हारी, मतलब बहादुर शाह आजम को लिख रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे और तुम्हारी लड़ाई में निर्दोष मुसलमानों को मारा जाए, उनके लहू को गिराया जाए, क्योंकि हम लोग तो एक ही डाली के दो पुष्प हैं या फूल हैं। आजम नहीं मानता और कहता भी है कि कौन कहता है कि तुम मुसलमानों का लहू गिराओ, आओ हम और तुम मल्ल युद्ध कर लें, मतलब पटकी पटका कर लें। ठीक है, जो जीतेगा वही हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। तो आप याद रखिएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ऐसी स्थिति में मुअज्जम या बहादुर शाह अब मान चुके हैं कि यह युद्ध होके ही रहेगा। फिर वो करते क्या हैं बहादुर शाह? ज्योतिषियों का प्रयोग करते हैं। और ज्योतिषी ये कहते हैं, ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपने 10 जून को युद्ध शुरू किया तो युद्ध जीत जाएंगे आप।
ठीक। और यह सूचना किसको मिल गई? आजम को मिल गई। आजम ने क्या किया कि 8 जून को ही युद्ध शुरू करा दिया। और यह जो 8 जून, ठीक है, 1707 को यह युद्ध शुरू हो रहा है। और इसी युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? जजायु का युद्ध कहते हैं। ठीक है। अब जजायु के युद्ध में 2 पार्टियां हो गई। एक तो बहादुर शाह हो गए, और बहादुर शाह के साथ में है सिख नेता गुरु गोविंद सिंह हैं। क्लियर? और इधर आप उठा लो बच्चों, इधर आजम है। आप कुछ नहीं करिए, सीधे दिखा दिए आजम अपने बेटे के साथ मार दिए गए थे। ठीक है। और हुमायूं के मकबरे में के प्रांगण में, ठीक है, कहाँ पर? हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में आजम को दफन कर दिया गया था। क्लियर? और अब बहादुर शाह ने 11 जून 1707 को अपने ताजपोशी कर लिया था। ठीक है। तो आजम तो गए, लेकिन अभी तो कामबख्श है ना। तो अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कामबख्श के साथ उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है। या ऐसे आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कामबख्श और बहादुर शाह के बीच सत्ता का संघर्ष। तो बच्चों, हमने आपको बताया था कि कामबख्श पिता की मौत के समय मराठों से युद्धरत थे, दक्षिण में ही थे। और कामबख्श गुलबर्गा पहुंचते हैं, और यही गुलबर्गा में इन्होंने 1709 में अपने को दीन पनाह की उपाधि धारण करके, या दीन पनाह के नाम से अपने को बादशाह घोषित कर देते हैं। क्लियर? मतलब इनकी उपाधि क्या है? दीन पनाह है। ताजपोशी कहाँ है? गुलबर्गा में है। ठीक है। और अब इन दोनों के बीच वॉर दिखा देंगे आप सीधे, बहादुर शाह और कामबख्श। बच्चों, यहाँ हमको थोड़ा सा अपना सतर्क रहना है। ठीक है। देखिए, जब बहादुर शाह कामबख्श के साथ जा रहे थे तो उस समय उनके साथ राजपूत तो थे ही। अब राजपूतों में मुख्य राजपूत कौन कौन थे? एक तो देखिए अजीत सिंह थे, दूसरे कौन है? आप कहोगे कि सर दुर्गादास राठौर हैं। ठीक है। और तीसरे जय सिंह हैं। दुर्गादास राठौर ये मारवाड़ से हैं। दुर्गादास राठौर इनका वजीर है या प्रधानमंत्री है। और एक जयपुर से जय सिंह है, या आमेर से जय सिंह है। आमेर लिख सकते हैं आप, से जय सिंह है। इन 3 राजपूतों ने क्या किया कि बहादुर शाह की फौज के साथ ये कहाँ से चले थे? आप कहेंगे अजमेर से चले थे, क्योंकि बहादुर शाह कामबख्श के विरुद्ध अभियान पर जाने से पहले मोइनुद्दीन चिश्ती या गरीब नवाज की मज़ार पर आते हैं, वहाँ चादर चढ़ाते हैं और तब अपने अभियान को शुरू करते हैं। तो राजपूत उनके साथ थे। लेकिन जैसे ही महाबलेश्वर पहुँचते हैं वैसे ही इन्होंने त्रिकुट बना लिया और इन्होंने बहादुर शाह का साथ छोड़ दिया था। ठीक है। इन 3 राजपूतों ने, वैसे अन्य राजपूत तो है ही। अब बहादुर शाह का साथ सिखों ने दिया था। सिखों में कौन है? आप कहोगे कि सर सिखों में गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक है। 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं। और बहादुर शाह जब गोदावरी नदी के तट पे नांदेड़ पहुंचते हैं
नांदेड़ किस नदी के तट पर है? गोदावरी के तट पर है। और यहीं पर है हिंदुओं का प्रसिद्ध स्थल पंचवटी। ठीक है, पास में ही है पंचवटी। तो नांदेड़ है गोदावरी नदी के तट पर। तो बहादुर शाह ने किया क्या? गुरु गोविंद सिंह को यहीं पर रोक दिया। ठीक है, क्लियर। और लेकिन यहीं पर गुरु गोविंद सिंह को एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया था। बहादुर शाह इस साजिश में कहीं से इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन सिखों में यह संदेश चला गया कि यह बहादुर शाह की साजिश थी। हमारे गुरु को नांदेड़ में रोक करके वहीं कत्ल कराया गया था और इसका बदला लेने के लिए एक सिख आएगा जिसे हम लोग सिख में पढ़ेंगे बंदा बहादुर। और ये जो बंदा बहादुर है, इसने बहादुर शाह को बहुत परेशान कर दिया था। ठीक है, और बंदा बहादुर का दमन बहादुर शाह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि सिख भी हैं बच्चों, इनका साथ मराठों ने भी दिया था। तो उस समय मराठा क्षत्रप थे साहू जी, और साहू जी ये ताराबाई से युद्धरत थे। आगे हम लोग मराठों में देखेंगे। लेकिन फिर भी जब बहादुर शाह ने साहू से सहयोग मांगा था, तो साहू ने अपने सेनापति, साहू के सेनापति हैं नेमाजी सिंधिया, तो नेमाजी सिंधिया के माध्यम से इन्होंने सहयोग दिया था। किसे? बादशाह बहादुर शाह को। ठीक है, और बच्चों अब हमको एक चीज़ याद रखना है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो आप रिजल्ट जाने से पहले आप ये कह देंगे इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वह हैदराबाद में हुआ था और इसमें कामबख्श मार दिए गए थे। क्लियर? अब बहादुर शाह की सारी चुनौतियां समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहादुर शाह के सामने एक नई चुनौती उभर कर आई थी और वो था सिख। और अभी हमने आपको बताया कि सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में बहादुर शाह को बहुत परेशान किया था। क्लियर? बच्चों अब हमको ये चीज़ याद रखना होगा कि बादशाह बहादुर शाह 1707 से 1712 तक ये कोई 5 साल, लगभग 5 साल ये शासन करते हैं। और इसी बहादुर शाह को खफी खाने शाह ए बेखबर कहा था। किसने कहा है? शाह ए बेखबर खफी खाने किया है। क्लियर? और बच्चों ओवेन ने बहादुर शाह के बारे में लिखा है कि यह अंतिम मुगल हैं, अंतिम मुगल बादशाह हैं जिनके ऊपर कुछ आंसू गिराए जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अयोग्य शासकों का दौर शुरू होता है। क्लियर? और बादशाह बहादुर शाह वो बदनसीब व्यक्ति हैं जिनके लाश लगभग खराब हो जाने के बाद दफन की गई थी, क्योंकि इनके बेटे तुरंत बादशाह बनने के लिए सत्ता का संघर्ष कर चुके थे। ठीक है? और अब बच्चों हमको एक चीज़ याद रखना है कि बहादुर शाह की वसीयत क्या थी। बहादुर शाह की वसीयत थी कि मुझे मेरे पिता के बगल में दफन कर दिया जाए। तो आप इनकी इच्छा को देखते हुए इनके बेटे जहांदार शाह ने इनको कहाँ दफन करवाया था? औरंगाबाद में बहादुर शाह की मज़ार के बगल में इनको दफन किया गया है। अरे सॉरी, औरंगजेब की मज़ार के बगल में इनको दफन किया गया है। बहादुर शाह की मज़ार कहाँ है? औरंगाबाद में।
तो बच्चों अब हमको जो अगली बात जाननी है वो क्या जानना है। देखिए, जब बहादुर शाह की डेथ होती है, कि डेथ या मृत्यु होती है 1712 में, तो इनके 4 बेटे हैं, शहजादे हैं। और वह 4 बेटे कौन कौन हैं? तो नाम बहुत है, दर्शन इनके छोटे हैं। अजीम उस्सान है, क्लियर। और दूसरे कौन हैं? आप कहेंगे जहांदार शाह हैं। तीसरे कौन है? आप कहोगे कि सर रफ़ी उस्सान है। रफ़ी उस्सान हैं। और चौथे कौन है? जहान शाह हैं या जहां शाह हैं, जहां शाह, क्लियर। तो ये इनके 4 बेटे हैं। और याद रखेंगे, जहांदार शाह का जो वजीर है वह है जुल्फ़िकार, क्लियर। और जुल्फ़िकार के सबसे बड़े विरोधी हैं अजीम उस्सान। तो जुल्फ़िकार नहीं चाहता कि अजीम उस्सान शासन करे, क्लियर, या बादशाह बने। तो जुल्फ़िकार इन तीनों भाइयों का एक ग्रुप बना देता है, ठीक है, ग्रुप या संघ बना देता है। और इनसे कहता है कि आप तीनों सम्मिलित होकर के अजीम उस्सान के विरुद्ध युद्ध करो। और जब अजीम उस्सान मार दिए जाएंगे या आप लोग जीत जाओगे तो हिंदुस्तान को 3 भागों में बांट लेना और शासन करना। भाइयों ने मान लिया बात को, जुल्फ़िकार ने संघ बना दिया। अब ये जो संघ है, अजीम उस्सान के विरुद्ध यह संघ जा रहा है। इन तीनों लोगों का जो ग्रुप बना है वही संघ है। और इसमें अजीम उस्सान की सहायता के लिए इनका जो बेटा है फारुखसियर, यह ढाका में था, गवर्नर के रूप में नियुक्त था। ये भी चल चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यह पटना में पहुंचता है उसे जानकारी मिल जाती है कि उसके पिता अजीम उस्सान मार दिए गए हैं, क्लियर। तो अब जब ये मार दिए गए तो अब प्रश्न आता है कि जहां शाह और जहांदार शाह में ये आया कि भाई अब तो साम्राज्य को 3 भागों में बांट लिया जाए और शासन किया जाए। लेकिन जहांदार शाह तैयार नहीं होता और फिर जहांदार शाह और जहान शाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें जहांदार शाह ही युद्ध हार जाता है। जहां शाह की ताजपोशी होने जा रही है, सारी तैयारी हो चुकी है। इसी बीच जुल्फ़िकार उपहारों के रूप में उपहार देने के नाम पर आता है और जहान शाह की हत्या कर देता है, क्लियर। रफ़ी उस्सान ने भी साम्राज्य का बंटवारा चाहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अंतोगत्वा बादशाह कौन बन जाएगा? जहांदार शाह। तो आप हेडिंग डाल दीजिए जहांदार शाह। अब ये बादशाह बन रहे हैं। तो बच्चों, जब आप जहांदार शाह लिखें, हेडिंग डालें, तो पहले तो हेडिंग डालिए आप जहांदार शाह। समय लिख दीजिएगा 12 से 13 तक, मतलब 1712 से 1713 तक, ये इनका टाइम पीरियड है, ठीक है बच्चों। अब जहांदार शाह में पहली चीज़ आप याद रखिएगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण बात है, वो ये है
कि यहीं से अयोग्य शासकों का दौरे जमाना शुरू होता है, मतलब अयोग्य शासक यहीं से आना शुरू करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखिए यहीं से अयोग्य शासकों का दौर शुरू हो रहा है। और लेकिन आपको एक बात और याद रखना है, इसी जहांदार शाह को लंपट तो कहा ही गया है, लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। यह टाइटल इनको खफी खां ने दिया था, और खफी खां बादशाह औरंगजेब के, ठीक है, इतिहासकार थे, ठीक है। और मुंतखब उल लुबाब नाम की किताब इन्होंने लिखी है। मुंतखब उल लुबाब नाम की किताब इनकी है, ठीक है बच्चों, मुंतखब उल लुबाब। अब आप एक बात याद रखिएगा, इसी किताब में जहांदार शाह को उन्होंने लंपट मूर्ख कहा है। लेकिन अब हम इनके आगे कुछ जाएं, इसके पहले आप ये इम्पोर्टेंट करके आप कुछ चीज़ें लिख लीजिएगा, ठीक है। पहली चीज़ कि औरंगजेब द्वारा आरोपित जो जजिया था, इस जजिया को समाप्त कर दिया है किसने? जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया है, ठीक है। और एक चीज़ और दूसरी बात आप याद रखिएगा, इन्होंने ही जय सिंह को कोई टाइटल दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। जय सिंह को इन्होंने मिर्जा राजा की उपाधि दिया था। क्लियर? और एक तीसरी बात भी आप याद रखिएगा, इनके काल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आप कह देंगे गायकों और नाट्यकर्मियों का स्वर्णकाल कहा जाता है। नाट्य कर्मियों का क्या कहा जाता है? युग कहा जाता है, या आप सीधे लिख लीजिए स्वर्णकाल कहा जाता है। क्लियर? गोल्डन पीरियड कहा जाता है इनका, ठीक है। अब देखिए ये मूर्ख कैसे हैं और लंपट भी हैं, ठीक है। तो आप देखिए कैसे हैं ये। तो देखिए जब जहांदार शाह सत्तासीन हो रहे हैं तो उसी समय गुटबंदी शुरू होती है, ठीक है। मुगल दरबार में गुटबंदी शुरू होती है और एक नहीं 4 गुट बन जाते हैं। और आप जानते हैं ना कि चाहे घर हो या समाज हो या आपकी मित्र मंडली हो, अगर उसमें गुटबंदी हो गई तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहां पर देखिए गुटबंदी है, एक गुट जुल्फ़िकार का है जो कि वजीर हैं ये जहांदार शाह के, और दूसरा गुट कोकल ताश का है, कोकल ताश का है, और कोकल ताश मीर बख्शी है। मीर बख्शी का मतलब सेनापति है, सेना मंत्री है। क्लियर? और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये देखिए कैसे ये मूर्ख भी हो जाएंगे, लंपट भी हो जाएंगे। मूर्ख तो है ही हैं, गुटबंदी हो रही है इनके दरबार में और ये चुपचाप देख रहे हैं। और एक इनकी लंपटता क्या है, तो आप कह दीजिएगा एक लड़की है, और उस लड़की का नाम क्या है? लाल कुंवर है। और लाल कुंवर एक हाई प्रोफाइल तवाइफ है, उच्च कोटि की आप कह सकते हैं बेश्या है ये। और बादशाह लाल कुंवर पर इतने ज़्यादा समझ चुके होंगे आप, आसक्त हैं कि लाल कुंवर को वो इम्तियाज महल कहते हैं, इम्तियाज महल की उपाधि देते हैं, ठीक है। और इसका इतना दबदबा है प्रशासन में, शासन और प्रशासन में, कि सारी नियुक्तियां और डिमोशन प्रमोशन, ठीक है, जितने भी होते हैं सभी कुछ लाल कुंवर के इशारे पर हो जाते हैं। और बादशाह जब शाही रथ से यात्रा करता है तो वह लाल कुंवर का आलिंगन भी करता रहता है। क्लियर? और अब बच्चों जाहिर सी बात है आप समझ चुके होंगे कि लंपटाई ये कर रहा है। और एक और गुट है और वो है चिनकिलिच,
और ये जो चिनकिलिच हैं, इन्हीं को आप निजाम कह सकते हैं, यही हैदराबाद के संस्थापक बनेंगे। ये औरंगजेब के एक अनुशासित सिपाही हैं और इनको ये सब चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, कि जो भड़वागिरी हो रही है वह इनको पसंद नहीं है। क्लियर? तो इस माहौल में बहुत अच्छा दौर है कि बदला ले लिया जाए। तो अजीम उस्सान का बेटा फारुखसियर, जैसा कि अभी हमने आपको 2-4 मिनट पहले बताया था कि ये ढाका में पोस्ट था, और ये जब पटना आता है तो पटना में यह जहांदार शाह के खिलाफ लामबंदी करता है। ठीक है, कैसे लामबंदी करता है पटना में? तो आप कहेंगे कि सर, एक तो है अब्दुल्ला जो इलाहाबाद का नायब सूबेदार है, नायब सूबेदार है, ठीक है, इसका रियल नाम हसन है, लेकिन अब्दुल्ला की टाइटल फारुखसियर के पिता अजीम उस्सान ने अपने पिता बादशाह बहादुर शाह के माध्यम से ये दिलवाई थी। और इसे अब्दुल्ला का छोटा भाई है हुसैन, हुसैन को पटना का सूबेदार भी अजीम ने बनवाया था, पटना का नायब सूबेदार बनवाया था। क्लियर? और यही दोनों भाई भारतीय इतिहास के पन्नों में सैयद बंधु के नाम से जाने जाते हैं। बंधु ये हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता है या राजा बनाने वाला भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। और इन्हीं दोनों भाइयों के साथ फारुखसियर मिल करके उड़ीसा के सूबेदार हैं सब सिकन, और इलाहाबाद के पास कड़ा मानिकपुर के सूबेदार हैं छबीलदास। इनके साथ मिल करके, मतलब एक अब्दुल्ला हो गया, इसकी फ़ौज है ही है, हुसैन की फ़ौज है ही है, उड़ीसा के सब सिकन की फ़ौज है ही है, छबीलदास की भी फ़ौज है ही है। ठीक है, तो और इसके साथ फारुखसियर की भी फ़ौज है। ठीक है, इतनी सारी फ़ौज को, ठीक है, संगठित किया गया और उसका नेता बनाया गया फारुखसियर को। फारुखसियर अभियान कर देते हैं। और मेरे बच्चों, आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि जब यह कहाँ आते हैं, फतेहपुर में आते हैं, इलाहाबाद के पास फतेहपुर में आते हैं, तो खजुआ में ही जहांदार शाह और फारुखसियर की फ़ौज के बीच संघर्ष होता है। ठीक है ना? और इसमें जहांदार शाह की फ़ौज हारती है, फारुखसियर आगरा पहुंचते हैं, जहां जहांदार शाह, ठीक है, जुल्फ़िकार खां, सबको मार दिया गया था। और अगले जो बादशाह बन गए थे वो बन गए थे बादशाह फारुखसियर। तो आइए हम लोग देखते हैं फारुखसियर को। तो देखिए, अगर हम फारुखसियर की बात करें तो उनका जो टाइम है उसको लिखेंगे फारुखसियर। पहली चीज़ तो इनका समय कर लीजिएगा 1713 से 1719 कर लीजिएगा। ठीक है, और बच्चों, इन्हें भारत के इतिहास की किताबों में घृतकायर कहा जाता है। क्लियर? लेकिन हम लोग दूसरी बात याद रखेंगे कि इन्होंने जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दिया था। एक तो आपका क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, अब आप याद रखिएगा, फारुखसियर की जो दूसरी या तीसरा स्टेप आएगा क्वेश्चन का, वो ये है
कि ये किसके प्रति अनुग्रहित थे, सैयद बंधुओं के प्रति अनुग्रहित थे। तो इन्होंने अब्दुल्ला को वजीर बना दिया और इसके छोटे भाई हुसैन को इन्होंने मीरबख्शी बना दिया। तो देखिए उस समय तो इन्होंने अच्छा किया था भाई, अनुग्रहित थे, बुद्धि का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। और जब ये दोनों भाई बड़े बड़े पद को पा गए, भाई देखिए पैसा इनके पास है और बल इनके पास है, तो और चाहिए क्या। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भाइयों ने किया क्या, फारुखसियर को एक पपेट बनाना चाहते थे और इसी के कारण संघर्ष होता है, ठीक है। और उस संघर्ष का परिणाम होता है कि हुसैन को यह दक्षिण का सूबेदार बना करके और आगरा की राजनीति से दूर कर दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन जब ये दक्षिण का सूबेदार बनता है तो ये एक षड्यंत्र करेगा, बड़ा षड्यंत्र करेगा। और ये षड्यंत्र वो किसके साथ मिलकर करेगा, मराठा छत्रप साहू के साथ मिलकर करेगा, ठीक है। अब साहू के साथ मिलकर ये षड्यंत्र करता है और कहता है, बताता है कि सर अगर आप मेरे साथ अपने लोगों को भेज दें तो मैं आपको बड़ी उपलब्धि दिलवाऊंगा, ठीक है। साहू तैयार हो जाते हैं और साहू ने क्या किया, अपने पेशवा बालाजी विश्वनाथ और सेनापति खांडेराव धमादे को कहाँ भेज दिया है, आगरा भेज दिया। और बच्चों इन्हीं दोनों ने मिलकर, मतलब हुसैन और खांडेराव धमादे ने मिलकर के और फारुखसियर की गला घोट करके हत्या किया था। क्लियर ना, फारुखसियर घृत कायर तो हुए ना, ठीक है। और इसके बाद जब मराठे इनकी हत्या कर देते हैं तो आप याद रखिएगा एक पत्र पर एक उन्होंने समझौता तैयार किया था और उसी समझौते को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है, का मैग्ना कार्टा कहा है, ठीक बच्चों। लेकिन अब ये मैग्ना कार्टा का पॉइंट क्या है वो यहाँ का विषय नहीं है। आप मराठा नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मुगल। तो आइए हम लोग इसके बाद आगे की बातें करते हैं। फारुखसियर के काल की अन्य जो घटनाएं हैं वो क्या हैं। तो बच्चों देखिए, बंदा बहादुर, ये वही बंदा बहादुर है जो अपने शिक्षक गुरु गोविंद सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए बगावती बना था और बादशाह बहादुर शाह को इसने बहुत छकाया था। लेकिन बंदा बहादुर के दिन पूरे हो चुके हैं और 1715 में यह मुग़ल फौज द्वारा गुरदासपुर में गिरफ्तार किया जाता है और फिर इसे दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली में, ठीक है, इसे और इसके अनुचरों को कत्ल कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर हमें एक बात और याद रखना होगा, जॉन सरमन मिशन ये 1717 में आता है, ठीक है। अंग्रेजी एक डेलीगेशन है और यह बादशाह के दरबार में आता है और बादशाह फारुखसियर ने जॉन सरमन मिशन को जो सुविधाएं दिया है उन सुविधाओं को क्या कहा जाता है, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। और अब हमारे सामने एक बात आती है कि देखिए, फारुखसियर की हत्या के बाद कौन सत्तासीन होता है। तो आप याद रखिएगा कि फारुखसियर की हत्या जब हो जा रही है तो इसके बाद सत्तासीन हो रहे हैं
कौन? तो आपका दोगे कि सर रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दर्जात। ठीक है। और रफ़ी उद दर्जात का जो समय है वो है 28 फरवरी है 1719 है। थोड़े दिन का समय है इनका, और ये जून 1719 तक रहते हैं। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि रफ़ी उद दर्जात किसके बेटे हैं? आप कहेंगे कि सर ये रफ़ी उस शान के बेटे हैं, रफ़ी उस शान के बेटे हैं। और ये रफ़ी उद दर्जात यक्षमा रोग से, ठीक है। पहली बात तो आप याद रखिएगा कि सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली है, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये यक्षमा रोग से मर गए थे, ट्यूबरकुलोसिस से मर गए थे। और जो अगला आएगा वो है रफ़ी उद दौला, जो इनका भाई है, ठीक है। एक पॉइंट हमसे स्लीप कर गया। रफ़ी उद दर्जात के काल में ही औरंगजेब के बेटे पोते नेकुसेर ने यह क्या किया था? आप कहोगे कि नेकुसेर ने बगावत किया था, ठीक है ना। नेकुसेर ने बगावत किया था। क्लियर हो गया? तो अब हमको एक बात यहाँ पर और याद रखनी है, ये नेकुसेर है कौन? तो आप बोलोगे कि सर ये औरंगजेब के भगोड़े बेटे अकबर का बेटा है। और इसने क्यों बगावत किया था? तो आप कह देंगे कि सर इन्होंने बादशाह बनने के लिए बगावत किया था, ठीक है। अब आप आइए रफ़ी उद दौला। और रफ़ी उद दौला का जो समय है वह जून 1719 से सितंबर 1719 का है। लेकिन ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि रफ़ी उद दौला की उपाधि क्या है, आपसे पूछ देगा। और बहुत सस्ता क्वेश्चन, आप गलत कर जाएंगे। इनकी जो उपाधि है वो है शाहजहां सेकंड, शाहजहां सेकंड। और रफ़ी उद दौला की डेथ कैसे होती है? आप कहेंगे कि सर पेचिश रोग से ग्रसित होकर होती है। किस रोग से ग्रसित हैं ये? आप कहेंगे कि सर यह पेचिश से ग्रसित होकर के मर गए थे, ठीक है। और अब हमको अगली बात करनी है, और वो है मोहम्मद शाह। ठीक है। तो आइए हम लोग मोहम्मद शाह को देखते हैं। तो बच्चों, जो मोहम्मद शाह हैं इनका आप समय देख लें क्या है, तो आप कह दोगे कि सर इनका जो समय है मोहम्मद शाह का वह 1719 से शुरू होता है और कहाँ तक जाएगा? आप कहोगे कि सर 1748 तक जाता है, ठीक है, मोहम्मद शाह का। अब मोहम्मद शाह के पिता कौन है? आप कहोगे कि सर जहान शाह है, जहां शाह या जहान शाह है, चाहे आप इसको हटा दीजिए चाहे रहने दीजिए, ठीक है, जहान शाह है। इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम था रोशन अख्तर। इनका जो मूल नाम है वो क्या है? रोशन अख्तर है, ठीक है। और इनकी जो उपाधि है ये है रंगीला, ठीक है ना। क्या उपाधि है? आप कहोगे कि सर रंगीला इनकी उपाधि है, ठीक है। और अब बच्चों, रंगीला इनको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह संगीत में, शराब में और शबाब में ये सरोबार रहते थे, मतलब उसी में डूबे रहते थे। क्लियर है? अब आपको जो बड़ी बात याद रखनी है
वो ये याद रखनी है कि देखिए कैसे हैं इनके काल में कौन सा संगीत का प्रयोग होता है। पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, इनके दरबार में आधा रंग और सदा रंग दो संगीतकार रहते हैं। अगर आप इनका पूरा नाम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा नेमिनाथ अदारंग और यही हो जाएगा नेमिनाथ सदारंग। जैसे संगीतकार भी इनके दरबार की शोभा थे। ठीक है, अब हमको एक बात और याद रखना है कि इन्हीं के दरबार में पहली बार ठुमरी, टप्पा, दादरा और तराना का पहली बार प्रयोग होता है। ठीक है, फिर आपको एक बात और याद रखना होगा कि खुद बादशाह मोहम्मद शाह ये कथक के प्लेयर थे। किसके प्लेयर थे? आप कहेंगे कथक जो डांस होता है उसे ये अच्छा जानते थे और इनकी एक रखैल थी। ठीक है, कोको जीयू वो भी कथक की प्लेयर थी। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि ये और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और भी याद रखना है कि ये तो शराब तो कोई बात ही नहीं है। शबाब तो आप समझ ही रहे हो कि शबाब कहने का मतलब क्या है। ये अपनी जो तवाइफ हुआ करती थी उस तवाइफों पर, वेश्याओं पर ये राजकोष के पैसे को उड़ा दिया करता था, लुटा रहा था पैसा। क्लियर? और बच्चों हमको एक चीज़ और याद रखना है, इनके विशेष बात याद रखनी है। ये देखिए लिखा हमने जजिया, तो जजिया को अंतिम रूप से 1720 में किसने समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीले ने ही समाप्त किया था। इसके साथ तीर्थ यात्रा को भी अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? 1728 में। आप कहेंगे कि सर मोहम्मद शाह रंगीले ने ही समाप्त किया था। ठीक है, और बच्चों अब हमको देखना है, ठीक है, सैयद बंधुओं की हत्या। क्योंकि देखिए जो सैयद बंधु थे, इनका जो जुआ है, इनकी जो गुलामी है, इससे मुक्त होना चाहता था कौन? बादशाह रंगीले। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीले ने क्या किया कि जो सैयद बंधु हैं, अब्दुल्ला जो कि वजीर थे और इनके जो भाई हैं हुसैन, या आप कह सकते हैं एक शब्द में सैयद बंधु, इनसे मुक्त होना मोहम्मद शाह का एक प्राथमिकता थी। क्लियर ना? आप इसके लिए वो करेंगे क्या? आप कहेंगे निजाम को या निजाम उल मुल्क को या चिनकिलिच को। ठीक है, यह इनसे मुक्ति का क्या कर देंगे? एक योजना बनाएंगे, या आप कह सकते हैं कि अगर आधुनिक शब्दों में बात किया जाए तो लोग कहते हैं सुपारी देना। ठीक है, तो इस निजाम ने क्या किया था कि एक तुरानी मुसलमान था हैदर बेग, और इसी हैदर बेग को ये जिम्मेदारी दे दी थी। ठीक है, तो हैदर बेग करता क्या है? ठीक है, आप कहेंगे कि अक्टूबर 1720 में हुसैन की हत्या कर दिया। क्लियर? तो सेनापति तो चला गया ना। अब इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और नवंबर 1720 में जहर दे करके इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और बच्चों फिर मोहम्मद शाह रंगीले ने अपने वजीर के रूप में निजाम को नियुक्त किया था। लेकिन जो निजाम है वह एक अनुशासित आदमी है, उसे यह सब पसंद नहीं होगा। लेकिन हम लोग आगे जाएं, इसके पहले हम आपसे कह देना चाहेंगे कि सैयद बंधुओं की हत्या भारतीय इतिहास के पन्नों में किस नाम से जानी जाती है? बंधुओं की जो हत्या है उसे प्रतिक्रांति कहा जाता है, प्रतिक्रांति कहा जाता है। ठीक है, और
इतिहासकार हैं, बड़े इतिहासकार हैं अरविंद, ठीक है। और अरविंद ने कहा है कि भारतीय करबले में, किसमें, भारत के करबले में दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन को कत्ल कर दिया है, ठीक है। मतलब भारत का करबला है, ईरान का करबला नहीं है। वो यजीद अब हैदर बेग है, वह यजीद नहीं है, और इन्होंने दूसरे हुसैन को कत्ल किया है, ठीक है, क्लियर। और ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, यह अरविंद का है। अब मोहम्मद शाह रंगीले के काल की कुछ घटनाएं आपको याद रखनी होंगी। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीले एक कमजोर व्यक्तित्व के आदमी हैं, ठीक है। वैसे तो शासन इनका बहुत लंबा है, लेकिन जो व्यक्तित्व है आप समझ चुके हैं ये कैसे आदमी है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, हैदराबाद हमने लिखा है और ये कहा है 1724 में, ठीक है। हैदराबाद में निजाम ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया, ठीक है। मतलब हैदराबाद स्टेट में जो निजामत है उसका संस्थापक कौन है, चिनकिलिच है या निजाम है, ठीक है। और दूसरा जो बड़ा नाम आएगा बच्चों, वो आता है अवध। और अवध की स्वतंत्रता की घोषणा भी इन्हीं के काल में हुई थी। और वो किसने किया था, तो आप कहोगे कि सर 1722 में सादात बुरहान उल मुल्क ने, ठीक है, क्या किया था, आप कहेंगे कि अपने अवध को एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में बदल दिया था। जाहिर सी बात है कि इसकी का जो प्रभाव आएगा, प्रेरणा आएगी, लोग इससे नसीहत ले लेंगे। और बंगाल को भी, बंगाल में वैसे तो मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र नवाब की भांति कार्य कर रहे थे, लेकिन बंगाल की स्वतंत्रता का जन्मदाता है अली कुली, ठीक है, या ठीक है ना। कौन है, अली कुली नहीं करिए आप, अली वर्दी कर लीजिए तो ठीक रहेगा। अली वर्दी खां, ये अली वर्दी खां करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, 1740 में करते हैं। फिर अली कुली कहाँ से आएगा, इनका नाम क्या है, वो सब बात की बातें हैं। पहले आप अली वर्दी लिख लीजिए, ठीक है। अब मोहम्मद शाह के काल की कुछ घटनाएं हमको याद रखना होगा, तो आइए देखते हैं इनके काल की कुछ घटनाएं। तो बच्चों, हमको मोहम्मद शाह के काल के कुछ युद्ध याद रखने होंगे, जिसमें हमको याद रखना होगा, पढ़ा नाम, ठीक है, मराठों का आक्रमण। मराठों ने 1737 में अपने नेता पेशवा बाजीराव फर्स्ट के नेतृत्व में केवल 500 घुड़सवारों के साथ, ठीक है, बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले को समझौता करने के लिए विवश किया था, क्लियर। और बच्चों, इसके बाद हमारे सामने अगला पॉइंट आता है नादिर शाह का आक्रमण। अब ये जो नादिर शाह का आक्रमण हो रहा है, यह 13 फरवरी लिख देते हैं। अगर 14 फरवरी लिखा है तो गलत तो है, लेकिन पूछा जा चुका है। 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह का अटैक होता है, ठीक है। और नादिर शाह और इनके बीच जो युद्ध हो रहा है वो करनाल में होता है, क्लियर। और हमें एक बात याद रखना है कि नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरानी नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और इस आक्रमण में मोहम्मद शाह रंगीले हारे थे और नादिर शाह अपने साथ तख्त ए ताउस लेकर के गए थे, या आप कह सकते हैं कि मयूर सिंहासन लेकर गए थे। और ये मयूर सिंहासन पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा गनेरियो और बनेरियो, ठीक है, इसके स्थापत्यकार हैं। मयूर सिंहासन को किसने डिजाइन किया है, उसका शिल्पी कौन है,
आप कहेंगे गनेरियो है और बनेरियो है। क्लियर? एक पॉइंट आप और इम्पोर्टेंट करके याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के काल में ही उर्दू दरबारी भाषा बनती है और उर्दू के विकास के लिए वली दक्कनी को दक्कन से बुलाया गया था। ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिएगा मैटर को। क्लियर है ना बच्चों? और अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है और वो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ठीक है, ये अहमद शाह अब्दाली कौन है? नादिर शाह के सेनापति रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अहमद शाह अब्दाली। वैसे इन्होंने अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 आक्रमण किए थे भारत पर। ठीक है, इनका आक्रमण 1747 से शुरू होता है अहमद शाह अब्दाली का और 1766 तक चलता है और इस बीच में उन्होंने 7 आक्रमण किए हैं जिसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली का जो पहला आक्रमण हो रहा है वो 1747 में हो रहा है। ठीक है, और इनका सामना कौन कर रहे हैं? अब्दाली है। देखिए ये हमने लिख दिया है अब्दाली और यहाँ पर लिख दिया है मुग़ल शहज़ादा अहमद शाह। अगर हम यहाँ अहमद शाह अब्दाली लिखते हैं तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन आएगा, लेकिन हम लिख देते हैं अहमद शाह अब्दाली। ये एक अफ़गान है और ये देखिए मुग़ल राजकुमार हैं, ये मुग़ल शहज़ादे हैं। इन दोनों के बीच पंजाब के मानूपुर में युद्ध होता है और इसमें अब्दाली हारते हैं। इसमें कौन हार रहा है? अब्दाली हार जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगला जो शासक है वो आएंगे, ये देखिए पहले से ही लिखा हुआ है अहमद शाह। ठीक है, तो इनका जो समय है वो है 1748 से लेकर के 1754 तक। ठीक है, इसमें बहुत मैटर नहीं है। ठीक है, बस इतना आप याद रखिएगा। इनके जो पिताजी हैं वह मोहम्मद शाह रंगीला हैं। ठीक है, और इनकी माताजी भी ठीक है कम रंगीली नहीं है। ठीक है, इनकी माताजी माँ हैं ऊधम बाई। ठीक है, जैसा पिता है वैसी माँ है, ऊधम बाई है और इनकी उपाधि है किबला ये आलम। किबला ये आलम, ये इनकी टाइटल है बच्चों। ठीक है, ऊधम बाई की। और ये ऊधम बाई, अगर ये इनके हस्बैंड रंगीला हैं तो ज़रा इनको देखिए ऊधम बाई को, तो आप कह देंगे कि सर ऊधम बाई ठीक है एक ऊंची नृत्यांगना थी, नृत्यांगना थी और ये है हिजड़ों को बहुत पसंद करती थी। हिजड़ों में इनकी दिलचस्पी थी और एक हिजड़ा था जावेद। इसी जावेद को उन्होंने बादशाह से एक टाइटल दिला दिया था और वह टाइटल क्या थे? तो बच्चों आप कहोगे कि वह टाइटल थी नवाब बहादुर। तो अब आप याद रखिएगा कि जावेद से जो अहमद शाह के वजीर हैं वह कौन हैं? अवध से हैं सफदरजंग। ठीक है, पटता नहीं था तो सफदरजंग ने जावेद की हत्या करवा दिया। तो जब हत्या करा दिया तो आरोप किस पर लग जाएगा? सफदरजंग पर लगेगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में सफदरजंग को हटा दिया गया और ये अवध आ गए थे और इनके स्थान पर गाजीउद्दीन की नियुक्ति की गई थी। और बच्चों इस नियुक्ति में बड़ा घातक बात थी। गाजीउद्दीन मराठों का व्यक्ति था और यही गाजीउद्दीन है जिसने मराठों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिला दिया। चौथ और सरदेशमुखी आप वसूलो, देशमुखी वसूलने का अधिकार दिलवा दिया। किसको? मराठों को। ठीक है, और अब बच्चों हमको जो अगला शासक है वो क्या पढ़ना है? तो आप कहोगे कि सर अगला शासक है अहमद शाह के बाद आएंगे आलमगीर सेकंड जी। देखते हैं, और अब हम लोग अगला जो शासक देखते हैं वो कौन है? तो आएंगे आलमगीर सेकंड
ठीक है, तो आइए हम लोग आलमगीर सेकंड हेडिंग डालते हैं। अब हम लोग जो अगले बादशाह हैं आलमगीर सेकंड सर, इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि जो आलमगीर सेकंड हैं, इनके जो पिता हैं वो कौन हैं। तो आप कह दीजिएगा कि सर इनके जो पिता हैं वह जहांदार शाह हैं। क्लियर? तो इनके पिता जहांदार शाह हैं और इनकी जो माँ हैं वो हैं अनूप बाई। क्लियर? और इनकी जो हत्या है, ठीक है, कुछ मैटर नहीं है खास यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा कि इनकी जो हत्या है यह इनके वजीर ने ही कराया था। और वजीर कौन है? इमादुल मुल्क है। इमादुल मुल्क, इमाद उल मुल्क है। क्लियर है ना? और तो इमादुल मुल्क ने जब इनकी हत्या कराया तो इनको राजमहल की खिड़कियों से बाहर फेंकवा दिया। मतलब जो लाश है इनकी, उसने क्या किया? खिड़कियों से बाहर फेंकवा दिया। ठीक है। इसके बाद आलमगीर सेकंड को हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में दफन कर दिया गया। हुमायूं का जो मकबरा है उसी के प्रांगण में इनको दफन कर दिया गया था। ठीक है। एक और छोटा सा मैटर है इनके अंदर, और वो है कि प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है ना, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। ठीक है, बस क्लियर। अब अगला जो शासक आएगा वो कौन है हमारे बीच? तो आप कहेंगे कि सर शाहजहां थर्ड है। तो आइए देखते हैं शाहजहां थर्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कौन है शाहजहां थर्ड? तो बच्चों हमारे सामने अगला जो नाम है वो है शाहजहां तृतीय का। इनका समय क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर शाहजहां थर्ड का जो टाइम है वो कुछ महीने हैं, 1759 से 1759 तक ही है। और इनका जो शाहजहां थर्ड का जो मूल नाम है वो क्या है? आप कहेंगे कि मुही उल मिलात है। मुही उल मिलात, ये इनका रियल नेम है, मतलब जो वास्तविक नेम है। लेकिन शाहजहां थर्ड सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं सफल हो पाते? क्योंकि मराठा सरदार, ये कौन है? मराठा सरदार कौन है? आप कहेंगे कि सर अप्पाजी जाधव हैं। जाधव हैं। इन्होंने ही शाहजहां थर्ड को सत्ता छोड़ने के लिए विवश कर दिया था और इन्हीं को हटा करके शाह आलम सेकंड को क्या बनाया था? अगला बादशाह बनाया था। देखिए इसके पहले आपने एक चीज़ देखा था, या आप पहले एक काम करो, शाह आलम सेकंड आप हेडिंग डाल दो, फिर बताते हैं आपको। 1759 से लेकर के इनका जो समय लाएंगे आप, बहुत लंबा समय है। 1806 तक इन्होंने शासन किया है। क्लियर? इनके जो पिता हैं वह बच्चों आलमगीर सेकंड है। आलमगीर सेकंड है। ठीक है। और आलमगीर सेकंड के साथ हुआ क्या था? आलमगीर सेकंड के जो वजीर हैं इमादुल मुल्क, उन्होंने इनकी हत्या कराने के बाद इनको
राजमहल की खिड़कियों से बाहर फेंकवा दिया था। तो ऐसी स्थिति में शाह आलम क्या होगा, शाह आलम भाग जाएंगे और शाह आलम भाग करके कहाँ गए थे, बिहार में गए थे। ठीक है, और बिहार में गोथोली से ही इन्होंने अपने को बादशाह घोषित किया था। क्लियर ना? तो आपने जब इतनी बातें जान ली तो आप एक बात याद रखिएगा कि शाह आलम सेकंड गोथोली में अपने को बादशाह घोषित करते हैं, उसके बाद इलाहाबाद आ जाते हैं और इलाहाबाद में शाह आलम सेकंड लाल किले में रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1772 तक रहते हैं। ठीक है, 1772 में महादजी सिंधिया मराठा नेता महादजी सिंधिया इनको दिल्ली के लाल किले में स्थापित कराते हैं। क्लियर? लेकिन और इसी समय से इनको मराठा पेंशन भी दी जाती है, मराठा पेंशन दी जाती है और यह पेंशन कब तक चलेगी? 1803 तक चलेगी। ठीक है, 1803 से जो बादशाह बनेंगे सबको अंग्रेज़ों की पेंशन मिलेगी। ठीक है, क्लियर? हम जब पेंशन की बात कर रहे हैं तो हमको याद रखना होगा कि पेंशन देने की प्रक्रिया 1765 के इलाहाबाद की संधि से हुई थी। इलाहाबाद की संधि से हुई थी और इलाहाबाद की यह संधि है, ये रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच हुई थी। तो 1765 से और 1772 तक, देखिए ये लिखा हुआ नहीं, लिखा है, हाँ ये लिखा हुआ 1772 तक ये अंग्रेज़ों की पेंशन पर रहे हैं। लेकिन 1772 में इन्होंने मराठा पेंशन स्वीकार कर लिया, मराठा संरक्षण स्वीकार कर लिया, तो अंग्रेज़ों ने इनको पेंशन रोक दिया था। फिर वो पेंशन 1803 में जब मराठे को हरा देते हैं अंग्रेज, तब से ये पुनः शुरू की जाती है। क्लियर? लेकिन हम लोग कुछ आगे बात करें, इसके पहले हमको एक बात कर लेना है। वो बात क्या है? तो आप कहेंगे कि देखिए जो शाह आलम सेकंड है ये बहुत अच्छे कवि थे। ठीक है, क्या थे शाह आलम सेकंड सर? तो आप कहेंगे कि सर वो अच्छे कवि थे। देखिए देखते हैं हम लोग, शाह आलम सेकंड ये कवि हैं और ये देखिए इनकी जो कविता का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है, उसे किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे कि सर आफताब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जा रहा है? आफताब के नाम से जाना जाता है। और इसका संग्रह किसने किया है? इनकी कविताओं का जो संग्रह किया है वो किसने किया है? तो आप कहेंगे संग्रहकर्ता, आप हेडिंग डाल दीजिए वैसे, और संग्रहकर्ता मिर्ज़ा फ़कीर हैं। क्लियर? ठीक है ना? अब आपको याद रखना होगा कि इनके जो माइल्ड बड़े बड़े पॉइंट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि बिदरा का युद्ध 1759 में इन्हीं के काल में हुआ था और इसी के साथ डच भारतीय राजनीति से बाहर हो गए थे। फिर दूसरी बात याद रखिएगा कि बंदीवास का 1760 में युद्ध इन्हीं के काल में हुआ है और इसी के साथ फ्रांस भारतीय राजनीति से बाहर हो गया था। ठीक है, और तीसरी बात आपको याद रखना है कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध इन्हीं के काल में हुआ है और इसी के साथ मराठे लगभग हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर हो रहे हैं और सिखों का उदय हो रहा है। ठीक है, फिर चौथी बात आप याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को इन्हीं के काल में होता है और इसी के साथ अंग्रेज़ों को रोकने वाला अब भारत में कोई विशेष नहीं था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से शाह आलम सेकंड ने किया था
और इस संधि के द्वारा बादशाह अंग्रेजों पर निर्भर होते चले गए। ठीक है, मतलब हिंदुस्तान अब, इंडिया अब किसके हाथ में जा रहा है? अंग्रेजों के हाथ में जा रहा है। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा कि 1775 में, इन्हीं के काल में 1775 से लेकर आप 1783 तक कर सकते हैं, 81 वैसे कर लीजिए, तक यूएस का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। उस समय भारत के बादशाह शाह आलम सेकंड ही थे। ठीक है, मराठों का पहला युद्ध, अंग्रेज और मराठों का पहला युद्ध 1775 से लेकर के 1782 तक इन्हीं के काल में हुआ था। हाँ, आप एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि 1788 में गुलाम कादिर नाम का एक बंदा है, और इस गुलाम कादिर ने क्या किया? ठीक है, लाल किले में प्रवेश करके बादशाह शाह आलम की आंखें निकाल ली थी। ठीक है, फिर आप छोड़ दीजिएगा सब मैटर, क्योंकि बीच में पढ़ना होगा हमें। 1803 में जनरल लेक ने ठीक है, लाल किले पर अधिकार कर लिया था, और बादशाह को उन्होंने क्या किया? पुनः अंग्रेज़ों की पेंशन देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मराठे अब एकदम कमज़ोर हो चुके थे। ठीक है, और बच्चों अब हमारे सामने दूसरा जो प्रश्न आता है वो है शाह आलम सेकंड के जो उत्तराधिकारी आ रहे हैं वो है अकबर सेकंड। तो आइए हम लोग जरा अकबर सेकंड को भी देख लेते हैं कि अकबर सेकंड कौन है। अकबर सेकंड, इनका समय भी हम लोग कर लेते हैं। 1806 से लेकर के 1837 तक का समय है अकबर सेकंड का। और अकबर सेकंड में हमको एक बात याद रखना है कि इनके पिताजी कौन हैं। तो इनके पिता शाह आलम सेकंड सर हैं, शाह आलम सेकंड ही। ठीक है, और ये इसमें एक बात याद रखिएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग ने इनकी सत्ता को चुनौती दिया था, इनकी संप्रभुता को चुनौती दिया था, और कहा था कि आप मुझसे समता के आधार पर मिलेंगे तभी मैं आपसे मिलने आऊँगा। लेकिन अकबर सेकंड से समता के आधार पर मिलने वाला जो गवर्नर जनरल है वो है एमहर्स्ट। ठीक है, मतलब 1828 में एमहर्स्ट ने सेकंड किया था, मतलब इक्वलिटी के आधार पर इनसे मिला था। एक बात आप याद रखिएगा कि अकबर सेकंड अपनी पेंशन बढ़वाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने राजा राम मोहन राय, इनका नाम तो राम मोहन राय है, लेकिन राजा की जो टाइटल है वो अकबर ने ही इनको दिया था, और इसी टाइटल के द्वारा इनको लंदन भेजा था। ठीक है, फिर अकबर सेकंड ने एक फूलों की सैर नाम का उत्सव मनाया था, और इस उत्सव के द्वारा उन्होंने क्या किया था? तो आप कह दो बच्चों की फूलों की सैर के द्वारा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया था। अब ये जो सैर होती है यह दिल्ली के औलिया के मकबरे से शुरू होती है, और यह मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित मकबरे पर समाप्त होती है। ठीक है, इसमें बीच में यह सैर, ठीक है, ब्रह्मा के मंदिर में भी जाती है, अजमेर स्थित ब्रह्मा के मंदिर में भी जाती है। ठीक है, फिर आप याद रखिएगा कि 37 में इनकी डेथ हो जाती है, और 37 में इनकी जब डेथ होती है तो इनको दफन कहाँ किया जाता है? आप कहेंगे कि सर महरौली में किया जाता है, दिल्ली के महरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मकबरे के प्रांगण में दफन किया जाता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मकबरे के प्रांगण में दफन कर दिया जाता है। ठीक है, अगले जो शासक आएंगे, अंतिम शासक हैं मुगलों के, और वो हैं कौन? तो आप कह देना बच्चों कि वो हैं, ठीक है, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफ़र इनको क्यों कहा जा रहा है? ये प्रसिद्ध शायर थे। ठीक है, और इनका जो समय है वो 37 से, ठीक है, 1858 है।
ठीक है, ये अंतिम मुगल हैं। और 1857 की बगावत होती है। इस बगावत का दोष किसके ऊपर मढ़ा गया था? बहादुर शाह सेकंड पर मढ़ा गया था और सज़ा के रूप में इनको देश निष्कासन की सज़ा मिली थी और रंगून इनको जाना पड़ा था। ठीक है, रंगून ये कैसे जाते हैं? आप कहेंगे कि सर लेफ्टिनेंट ओमनी इनको 9th लांसर ये रेजिमेंट है, यही रेजिमेंट इनको लेकर के कहाँ जाती है? रंगून जाती है और ये बैलगाड़ियों के काफिले से गए हैं। ठीक है, और यहीं पर 1862 में हमारे अंतिम बादशाह ने दम तोड़ दिया था। ठीक है, और इनके मरने पर इनकी जो पोती है रोमा आरा ने क्या किया था कि इनके मकबरे का निर्माण कराया था और इसी मकबरे को लाल किला कहा जाता है। ठीक है, इनकी कुछ प्रसिद्ध लाइनें हैं, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ठीक है, ये हमारे बादशाह बहादुर शाह की लाइनें हैं। और अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं और वो है मुग़लों के पतन का कारण क्या है। मुग़लों के पतन का कारण, तो बच्चों एक तो आप याद रखिएगा कि औरंगजेब की नीतियां हैं। देखिए, जो बादशाह औरंगजेब हैं यह हैं तो बड़े बुद्धिजीवी आदमी, लेकिन भूल कर दिया इन्होंने। ये औरंगजेब दक्षिण भारत को पाने में, दक्षिण भारत को जीतने में जितनी दिलचस्पी लेते हैं, उस दिलचस्पी के दौरान ये भूल गए कि मुग़लों का आधार कहाँ पे खड़ा है। मुग़ल उत्तर भारत से ही सत्तासीन हुए हैं और उत्तर भारत पर उनको नज़र और अपनी पकड़ बनाए रखनी होगी, लेकिन दक्षिण भारत के चक्कर में ये उत्तर भारत को ही भूल गए। ठीक है, और परिणाम क्या हुआ कि उत्तर भारत की जो रियासतें थीं, राजपूत हुए, जाट हुए, सिख हुए, ठीक है, क्लियर ना? और एक मराठों को भी ले लीजिए, मराठी थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में आ जाएंगे। ठीक है, तो राजपूत, जाट और सिख, ठीक है, क्लियर, इनको ही ये भूल गए। क्लियर ना? तो जब आप राजपूत, जाट और सिख को ही भूल गए तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही अवसर पाया वैसे इन्होंने बगावत शुरू कर दिया। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि औरंगजेब अनवरत युद्ध करते रहे। ठीक है, तो देखिए जब ये अनवरत युद्ध कर देंगे तो इसका सीधा प्रभाव कहाँ आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप याद रखिएगा, आर्थिक कमजोरी आएगी और इस आर्थिक कमजोरी को सही करने के लिए ये टैक्स लगाएंगे और ये टैक्स इनका लगभग 70% तक पहुँच चुका था। तो इससे जनता में क्या आएगा? जनता अपने ही बादशाह के विरुद्ध होती चली जाएगी और इसी का फायदा अंग्रेज उठाएंगे या अन्य लोग उठाएंगे। ठीक है, अब सवाल इस बात का है कि आर्थिक कमजोरी का एक ही कारण नहीं था, युद्ध ही नहीं था, अपितु शाहजहां की विलासिता भी थी। शाहजहां कर क्या रहे थे? देखिए, जो शाहजहां थे, पहली चीज़ तो शाहजहां लाल किला बनाने में पैसा खर्च कर रहे थे, शाहजहां जामा मस्जिद बनाने में पैसा खर्च कर रहे थे और शाहजहां कुछ और कर रहे थे, ताजमहल को बनाने में पैसे खर्च कर रहे थे। तो इस प्रकार से आर्थिक कमजोरी थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां हैं ये कम उत्तरदायी नहीं थी, ये भी बहुत उत्तरदायी थी। क्योंकि औरंगजेब जब आते हैं तो क्या ज़रूरत है आपको जजिया लगाना? मतलब औरंगजेब की धार्मिक नीति भी इनके मुग़लों के पतन का कारण बनी। औरंगजेब जजिया लगा रहे हैं, भाई जिस जजिया को और इनके पूर्वज अकबर ने ख़त्म कर रखा था, उस जजिया को उन्होंने 1679 में लगाया
तो इससे किस में असंतोष आएगा? देखिए, जाटों में असंतोष आएगा, राजपूतों में असंतोष आया और मराठों में भी असंतोष आया। और मराठा नेता शिवाजी, ठीक है, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जजिया का विरोध किया था। क्लियर? तो इससे भी इनके अंदर मुगलों के पतन के लिए, ठीक है, ये एक उत्तरदायी कारण है। बच्चों, एक और भी चीज़ है, मुगलों की सैनिक दुर्बलता भी थी। इनके पतन के कारण में, मुगलों के पतन में इनकी सैनिक दुर्बलता भी थी। देखिए, सैनिक दुर्बलता कैसे आ गई, सैनिक कमजोरी कैसे आ गई, जरा आप उसे समझ लीजिए। देखिए, सैनिक दुर्बलता, तो देखिए मुगलों में सैनिकों की भर्ती कौन करता था? ठीक है, तो आप कह देंगे मुगलों में जो भर्तियां होती थी वो मनसबदार करते थे। क्लियर ना? कौन करता था? मनसबदार करते थे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जब मनसबदार जब नियुक्ति करेगा, ठीक है, तो आप बताइए कि सैनिक किसके प्रति उत्तरदायी होगा? मनसबदार के प्रति उत्तरदायी होगा। और मनसबदार बादशाह के प्रति उत्तरदायी है। मतलब उत्तरदायित्व तो आप देख रहे हैं, इसमें उत्तरदायित्व के बीच में ये आ गया। मनसबदार बादशाह के प्रति उत्तरदायी है और सैनिक किसके प्रति उत्तरदायी है? मनसबदार के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक मनसबदार आपके साथ है तब तक तो आपका विकास होता रहेगा, और जैसे ही मनसबदार आपका साथ छोड़ेगा, आप, ठीक है, ताश के पत्ते की तरह से बिखर जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, मनसबदार भ्रष्ट भी थे और ये अपने सैनिकों को ही क्या करते थे, जातिवादी और धार्मिक आधार पर इनकी नियुक्ति करते थे और ग्रुपबंदी कराते रहते थे। और विलासी भी थे मनसबदार, अपने कैंपों में ये तमाम प्रकार की रखैल रखते थे। और ये रखैलें करती क्या थी? ठीक है, एक मनसबदार और दूसरे मनसबदार को बीच में ही भिड़ा देती थी। वो सुंदर थी तो वो कहता हम चाह लेंगे, वो कहता हम चाह लेंगे, और इस चाहने की कोशिश में सब कुछ बिगड़ता चला गया। और इसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी हैं। देखिए, औरंगजेब के पतन के बाद एक ही बादशाह थे जिनके ऊपर कुछ हद से अच्छे आंसू गिराए जा सकते हैं। हमने आपको बताया था, ओवेन ने कहा था। इसके बाद जितने भी बादशाह बनते हैं सभी लंपट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब शासक ही अयोग्य है तो शासन कैसे चलेगा? देखिए, जो शासन होता है वह कौन चलाता है? तो आप कह सकते हैं कि देखिए, जो शासन होता है वह शासक के करिश्माई व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, और अगर इसमें व्यक्तित्व का ही अभाव है तो वो शासन का नेतृत्व नहीं कर सकता। ठीक है ना बच्चों, आज इतना ही, और फिर हम लोग अब देखते हैं मुग़ल कल्चर या प्रशासन देखेंगे, मनसबदारी देखेंगे, उनके यहाँ जो संगीत और नृत्य और साहित्य है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक।